कहानी की शुरुआत फ्रैंक मॉरिस नाम के एक खूंखार अपराधी से होती है, जिसे अल्कैट्रस नाम की एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा जा रहा था। एल्केटस जेल समुद्र के बीच एक आइलैंड पर बनी हुई थी, जहां से आज तक कोई कैदी भाग नहीं पाया था। लेकिन फ्रैंक तो जेल से भागने के लिए ही मशहूर था। वह आज तक कई सारी जेलों से भाग चुका था, लेकिन एल्कैट्रा से भागने के बारे में आज तक किसी ने सोचा तक नहीं था। करने की बात तो दूर है। जेल में पहुंचते ही सबसे पहले फ्रैंक की अच्छे से तलाशी ली गई, जिसके बाद उसे उसके सेल में भेज दिया गया, जहां अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी काटनी थी। अगले दिन नाश्ते के वक्त फ्रैंक की मुलाकात लिटमस नाम के एक बूढ़े कैदी से हुई, जिसने एक चूहे को अपना पालतू जानवर बना रखा था। लिटमस के साथ अपनी बातचीत के दौरान फ्रैंक की नजर वुल्फ नाम के एक और कैदी पर पड़ी, जो सरेआम उसे छेड़ रहा था, पर फ्रैंक ने उसे नजरअंदाज करते हुए लिटमस के साथ अपनी बातचीत जारी रखी, जिसके थोड़ी देर बाद उसे वार्डन के कमरे में एक ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया, जहां वार्डन ने उसे धमकाते हुए कहा कि यहां से भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसके जैसे न जाने कितने आए कितने गए, पर कोई भाग नहीं पाया। फ्रैंक ने उसके कमरे से एक नेल कट्टर चुरा लिया, जो वैसे तो बहुत छोटी चीज थी, पर वह जानता था कि एल्कटस जैसी जेल में एक छोटी सी चीज भी बहुत काम आ सकती है, और इसीलिए फ्रैंक ने अपने सेल में वापस आते ही उस नेल कटर को बाइबल के अंदर छुपा दिया। थोड़ी देर बाद एक ग्रुप शावर के दौरान वुल्फ एक बार फिर फ्रैंक के पास आया और उसने दोबारा से उसे छेड़ना शुरू कर दिया, पर इस बार फ्रैंक उसे नजरअंदाज करने के मूड में नहीं था और उसने वुल्फ को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया, और उसके इस बर्ताव ने जेल के अंदर उसकी एक रेपुटेशन बना दी, जिसके बाद कोई भी उससे फालतू पंगे नहीं लेता था। धीरे धीरे जेल की लाइब्रेरी फ्रैंक का दूसरा घर बन गई, जहां उसकी मुलाकात जेल के लाइब्रेरियन इंग्लिश से हुई। इंग्लिश को भी अल्कैट्रा में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते अब इंग्लिश बाहर निकलने की कोई भी इच्छा छोड़कर किताबों में ही अपना मन लगा बैठा था। असल में इंग्लिश और फ्रैंक दोनों को ही हिस्ट्री के ऊपर लिखी हुई किताबें बहुत पसंद थी, जिसके चलते उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। इसी दौरान फ्रैंक की मुलाकात डॉक नाम के कैदी से हुई, जो एक कमाल का कलाकार भी था, और वह अपना ज्यादातर समय पेंटिंग करने में लगा था। डॉक का मानना था कि अल्कटस जैसी खतरनाक जेल में कोई भी आदमी पागल हो सकता है, पर उसकी पेंटिंग करने की आदत ने ही अब तक उसके दिमाग को ठीक रखा था। उसी शाम फ्रैंक को एक गार्ड ने कारपेंटर की नौकरी के बारे में बताया, जिसमें हर घंटे के 15 से हैंड्स की तनख्वाह भी मिलने वाली थी, पर फ्रैंक के लिए जल्द ही मुसीबतें बढ़ने वाली थी। और एक दिन जब सभी कैदी अपने अपने सेल से बाहर थे, उस दौरान वुल्फ एक बार फिर से लौटकर आया, लेकिन इस बार उसके पास एक हथियार भी था, जिससे वह फ्रैंक के ऊपर हमला करना चाहता था। लेकिन एन वक्त पर डॉक ने फ्रैंक को चौकन्ना कर दिया, जिसके बाद फ्रैंक ने अपनी जैकेट की मदद से उस हमले को रोक दिया। अब वुल्फ और फ्रैंक के बीच लड़ाई छिड़ गई, और जब गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वुल्फ ने गार्ड पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद उन दोनों को ही डी ब्लॉक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया गया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैदी को अकेले रखा जाता था। यह एक पिंजरा था जहां कोई भी कैदी नहीं जाना चाहता था, और अब फ्रैंक को इस पिंजरे में सिर्फ अपने आप को बचाने की वजह से जाना पड़ रहा था। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। 2 हफ्ते तक उसी पिंजरे में रहने के बाद जब फ्रैंक को आजाद किया गया, तो लिटमस ने अपने चूहे के जरिए फ्रैंक को खुश करने के लिए एक वेलकम नोट भेजा। वापस आने के बाद फ्रैंक की अपने पड़ोसी चार्ली से भी दोस्ती हो गई, जो वहां एक बहुत बड़ी चोरी की सजा काट रहा था, और उसने फ्रैंक को बताया कि उसे बॉर्डर क्रॉस करके भागने का बहुत ज्यादा दुख था, क्योंकि उसकी इसी गलती ने उसके जुर्म को और बड़ा बना दिया। अगले दिन वार्डन ने बिना किसी को बताए जेल का दौरा करने का फैसला किया, जिस दौरान उसे कैदी के सेल में अपनी तस्वीर दिखाई दी, जो पहले तो उसे बहुत पसंद आई, पर अगले ही सेकंड उसने जेल से डॉग की बनाई हुई सभी पेंटिंग्स को बाहर निकालने का आदेश दिया, और उसके इस फैसले ने डॉग को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि डॉग सिर्फ अपनी पेंटिंग्स के सहारे ही जिंदा था। वो अपनी बनाई हर एक पेंटिंग से बहुत प्यार करता था। फ्रैंक ने डॉग को लाख बार समझाने की कोशिश की कि कोई बात नहीं भाई, पेंटिंग ही तो थी, अब जीना तो है ना यहाँ पे। लेकिन डॉग इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था, और एक दिन शिफ्ट के दौरान डॉग की 3 उंगलियां कट गईं, जो कि उसकी वार्डन के खिलाफ एक तरह की बगावत थी।
ऐसा होते ही गार्ड्स ने तुरंत ही डॉक्टर्स को बुलाने के लिए मैसेज भेजा और वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक चुपचाप खड़ा होकर सिर्फ डॉग को देख रहा था। उसी रात जब फ्रैंक अपने सेल में बैठा हुआ था तो उसकी नजर वेंट से निकल रहे कॉकरोच पर पड़ी, जिसे देखकर फ्रैंक को एहसास हुआ कि शायद यह वेंट बाहर निकलने वाले किसी दरवाजे का रास्ता हो। तभी इंग्लिश ने उसे बताया कि असल में वर्डन ने डॉग की सभी पेंटिंग्स इसलिए बाहर निकलवाई थी क्योंकि उसे अपनी तस्वीर पसंद नहीं आई। अगली बार खाना खाते वक्त फ्रैंक की मुलाकात जॉन और क्लेरेंस नाम के दो भाइयों से हुई, जिन्होंने उसे एक पिछली जेल की मुलाकात से पहचान लिया था। और अब अपनी बातचीत के दौरान वो लोग एलकट के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे इस जेल से भागना नामुमकिन था, क्योंकि जेल चारों तरफ से पानी से जो घिरी हुई है और अब उनके मुताबिक उन्हें अपनी पूरी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। पर उनकी इस बातचीत ने फ्रैंक के दिमाग में एक नए आइडिया का बीज बो दिया और अब फ्रैंक इतिहास बनाना चाहता था। वह इस जेल से भागने वाला पहला इंसान बनना चाहता था। उसी रात फ्रैंक ने वर्डन के कमरे से चुराए हुए नेल कट्टर की मदद से अपने कमरे की ग्रिल के आसपास मौजूद सीमेंट को खुरे देना शुरू कर दिया और जैसे ही उसे गार्ड्स के पैरों की आवाज आती तो वह उस नेल कट्टर को बाइबल में छुपाकर उसे पढ़ने का नाटक करने लग जाता ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। समय के साथ उसकी मेहनत रंग भी लाने लगी और धीरे धीरे ग्रिल के आसपास की सीमेंट कमजोर पड़ने लगी। उधर मुलाकात के समय जब इंग्लिश और चार्ली अपने परिवार वालों से मिलने के लिए गए तो इंग्लिश अपनी बेटी से बात करने में काफी हिचकिचाना था, क्योंकि उसकी बेटी उसकी गैर मौजूदगी में काफी बड़ी हो चुकी थी और इंग्लिश को अपनी बेटी का बचपन ना देख पाने का बहुत ज्यादा अफसोस था। इधर अपनी बीवी से मुलाकात के वक्त चार्ली को अपनी बूढ़ी माँ की बिगड़ती हुई तबीयत के बारे में पता चला और डॉक्टर के मुताबिक चार्ली की माँ के पास अब सिर्फ कुछ महीने ही बचे हुए थे और इसी चीज ने चार्ली के मन में अलकटस से भागने की इच्छा पैदा की। अगली सुबह नाश्ते के दौरान फ्रैंक ने जॉन और चार्ली के सामने अपना जेल से भागने का प्लान रखा। फ्रैंक के मुताबिक खारे पानी और हवा ने जेल की इमारत को काफी कमजोर कर दिया था, जिसके चलते अब लोग सीमेंट को कुरेद कर वेंटिलेशन ग्रिल्स को निकाल सकते हैं, जिसके बाद वो उन्हीं ग्रिल्स से होते हुए पाइपलाइंस तक पहुंचकर वहां से भाग जाएंगे। पर बात अभी भी वहीं अटकी हुई थी कि जेल से तो निकल जाएंगे, समुद्र पार कैसे करेंगे। इस पर फ्रैंक ने कहा कि क्लेरेंस जेल के कपड़ों के डिपार्टमेंट में काम करता है, तो वो वहां से एक एक करके कभी रेनकोट और थोड़ी बहुत रबड़ सीमेंट चुरा सकता है। इस सब की मदद से मुझे लाइफ बोट और लाइफ जैकेट बनानी आती है। भरोसा करो मेरे ऊपर। फ्रैंक का प्लान सभी को काफी पसंद आया और उन सभी ने एक साथ मिलकर इस प्लान पर काम करने का फैसला किया। उस तो फ्रैंक हर रोज की तरह अपने सेल में सीमेंट को निकालने में लगा हुआ था और इस बार चार्ली भी उसके साथ था, जो अपने सेल से बाहर नजर रखे हुए था ताकि किसी गार्ड को उनके प्लान के बारे में पता ना चले। इधर फ्रैंक का काम तो हो रहा था, पर नेल कट्टर छोटा होने की वजह से उसको चलाने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था और मेहनत भी बहुत ज्यादा हो रही थी। नेल कट्टर ज्यादा तीखा भी नहीं था, तो जोर ज्यादा लगाना पड़ रहा था। इसी वजह से फ्रैंक के हाथ पर काफी चोटें भी लग गई थी, जो अब उसे काफी परेशान कर रही थी। इसीलिए अगली सुबह उसने सभी को इस परेशानी के बारे में बताया और अब उनके मुताबिक उन्हें एक बड़े और ज्यादा ताकत और हथियार की जरूरत थी। पर तभी फ्रैंक की नजर अपनी चम्मच पर पड़ी और उसने तुरंत ही अपनी चम्मच को जूते पर घिसकर गंदा कर दिया, जिसके बाद उसने गार्ड को बुलाकर चम्मच गंदी होने की शिकायत की। बाकी लोगों ने भी उसका साथ देते हुए गार्ड से चम्मच बदलने की रिक्वेस्ट की। गार्ड को भी इसमें कोई गलत चीज नहीं लगी और उसने बड़ी आसानी से उनको चम्मच बदलने के लिए हामी भर दी। पर जैसे ही वह लोग चम्मच बदलने के लिए फ्रंट डेस्क पर गए तो जॉन ने वहां मौजूद गार्ड को अपनी बातों में उलझा लिया, जिसका फायदा उठाकर फ्रैंक ने एक एक्स्ट्रा चम्मच अपनी जेब में डाल ली और उसके लिए इतना काफी नहीं था और इसीलिए उसने लिटमस से अपने हिस्से के 20 दिन की मिठाई के बदले में बाकी सामान इकट्ठा किया, जिसके बाद फ्रैंक ने चम्मच पिघलाकर नेल कटर और सिक्के के साथ जोड़कर एक नया औजार बनाया
जो नेल कट्टर से काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ। उसी रात जब फ्रैंक तेजी से सीमेंट को कुरेद में लगा हुआ था, तभी एक गार्ड वहां आया जिस पर चार्ली की नजर नहीं पड़ी। पर खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर इंग्लिश ने बीच में आकर उस गार्ड का ध्यान भटका दिया, जिससे चार्ली को जेल बार्स पर जोर से मुक्का मारकर फ्रैंक को चौकन्ना करने का मौका मिल गया। इशारा मिलते ही फ्रैंक ने तुरंत ही सारा सामान छुपा दिया। वो लोग इस बार तो बच गए, पर अब फ्रैंक समझ चुका था कि वह चार्ली पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। अगले कुछ दिनों में फ्रैंक समझ गया था कि उन ग्रिल्स के अंदर पेंच भी कसे गए हैं, जिन्हें खोलने के लिए उन्हें एक नया औजार चाहिए था। इस दौरान जब भी फ्रैंक को बाहर जाने का मौका मिलता, तो वो ग्रिल से निकली हुई सीमेंट को चुपचाप बाहर गिरा देता। कारपेंटर शॉप पर काम करते हुए फ्रैंक ने चोरी छिपे एक छोटा सा औजार तैयार किया, पर उसे दुकान से बाहर निकालने के लिए फ्रैंक को उसे मेटल डिटेक्टर से बचाकर निकालना था, और इसके लिए उसने एक लोहे का सड़ा हुआ टुकड़ा अपने हाथ में रख लिया। और जब मेटल डिटेक्टर का अलार्म बजा, तो फ्रैंक ने गार्ड के हाथ में वही सड़ा हुआ टुकड़ा पकड़ा दिया, जबकि उसका असली औजार उसके जूतों में था। अपने सेल में पहुंचते ही उसने उस औजार की मदद से ग्रिल को खोल दिया, जिसके आगे पाइपलाइन का जाल बिछा हुआ था, जो शायद उनकी आजादी का रास्ता भी बन सकता था। पर फ्रैंक जानता था कि उन्हें अभी और ज्यादा तगड़ी प्लानिंग की जरूरत है, और इसीलिए उन्होंने नकली सर बनाने का फैसला किया, जिसकी मदद से वह गार्ड्स को चकमा दे सकते थे। अब उन्होंने तुरंत ही सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें जॉन का काम नाई की दुकान से बाल इकट्ठा करना था, वहीं चार्ली पेंट का इंतजाम करने वाला था, और फ्रैंक ने इंग्लिश की मदद से कई सारे अखबार इकट्ठा किए। सारा सामान मिलते ही फ्रैंक तुरंत ही अपने काम पर लग गया। उसने सबसे पहले अखबार को दीवार से निकली हुई सीमेंट में मिलाकर इंसानी खोपड़ी का ढांचा तैयार किया, जिसके ऊपर पेंट और बाल लगाकर वो लोग गार्ड्स को चकमा देने वाले थे। अपने प्लान को और मजबूत बनाने के लिए चार्ली ने उन ग्रिल्स जैसी दिखने वाली नकली जालियां बनाई, जिन्हें वो भागते टाइम ग्रिल्स की जगह लगाने वाले थे, ताकि कोई गार्ड ये नोटिस ना कर ले कि यहाँ ग्रिल तो लगी नहीं हुई। एक रात फ्रैंक ने अकेले ही ऊपर जाने का फैसला किया, जिसके लिए उसने उस नकली खोपड़ी और नकली ग्रिल का इस्तेमाल किया। पर पाइपलाइन से ऊपर पहुंचने के बाद फ्रैंक को एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया, जिस तक वह अकेला नहीं पहुंच सकता था। और ठीक उसी वक्त एक गार्ड सभी सेल्स का राउंड मार रहा था, और जब वह फ्रैंक के सेल के पास पहुंचा तो उसे शक तो हुआ, पर इसके बावजूद भी वो लोग किसी तरह से बच गए। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि उनके प्लान में कुछ बदलाव की जरूरत है। अगली सुबह फ्रैंक और चार्ली ने पिछली रात हुए हादसे के बारे में बात की, पर तब तक जॉन और क्लेरेंस ने भी अपनी अपनी नकली खोपड़ी बना ली थी, जिसके बाद सभी ने इसी प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उसी रात जॉन और चार्ली एक बार फिर से उसी लोहे के दरवाजे के पास गए, और एक दूसरे की मदद से वह लोग दरवाजे तक पहुंच गए, जिसे पकड़ते ही उन्हें एहसास हुआ कि वो लोग इस दरवाजे को काट सकते थे, पर इसके लिए उन्हें काफी एडवांस टूल्स की जरूरत थी। अगले दिन म्यूजिक क्लास के दौरान चार्ली की नजर एक पुराने पंखे पर पड़ी, जिसे देखते ही उसे लगा कि वो लोग इसका इस्तेमाल एक औजार की तरह कर सकते हैं, और इसीलिए उसने अपने हिस्से की सारी मिठाई के बदले में लिटमस के साथ सौदा कर लिया। अब पंखे को क्लास से बाहर ले जाने के लिए चार्ली ने उसे एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में डाल दिया, जिसकी मदद से वह लोग आसानी से बाहर आ गए। वो पंखा जैसे ही फ्रैंक के हाथ लगा तो वह तुरंत ही उसे एक औजार बनाने में लग गया, जिसके बाद वह लोग दोबारा उस लोहे के दरवाजे पर गए, और इस बार अपने इस नए औजार की मदद से उन्होंने वह दरवाजा काट दिया। इस बीच उनसे शोर भी काफी हुआ, जिसकी आवाज गार्ड्स तक पहुंची भी, पर गार्ड्स ने ज्यादा ना सोचते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया। इधर फ्रैंक और उसके साथियों का रास्ता बन चुका था, जिसके बाद उन्होंने मंगलवार की रात को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल एल्केट्रस से भागने का फैसला किया। पर मंगलवार सुबह नाश्ते के दौरान फ्रैंक ने डॉग की याद में टेबल पर एक फूल रख दिया, जिस पर तुरंत ही वर्डन की नजर पड़ गई, और उसने फ्रैंक को जेल के उसूल याद दिलाते हुए उस फूल को कुचल दिया। वर्डन के इस बर्ताव से सबसे ज्यादा गुस्सा लिटमस को आया, पर जैसे ही वह वर्डन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो उसी वक्त अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया और वह नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद वर्डन ने अचानक फ्रैंक के सेल की तलाशी ली, पर उसे वहां कुछ भी नहीं मिला,
जिसके चलते वह काफी नाराज था और उसने इसी नाराजगी में चार्ली और फ्रैंक का सेल बदलने का आदेश दे दिया। उधर वुल्फ भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से आजाद हो चुका था और अब वह दोबारा फ्रैंक पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। पर जैसे ही वह हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो इंग्लिश ने उसे बीच में पकड़ लिया। उस रात फ्रैंक, जॉन, चार्ली और क्लेरेंस ने पाइप में मिलने का फैसला किया, लेकिन फिरन वक्त पर चार्ली काफी ज्यादा घबरा गया और उसने प्लान में शामिल ना होने का फैसला किया। लेकिन बाकी तीनों बिल्कुल अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहे थे और इधर चार्ली की आंखों के सामने से उसकी आजादी का सपना दूर होता जा रहा था। उधर उस दरवाजे को पार करते हुए फ्रैंक और बाकी लोग छत तक पहुंच गए थे, जहां उन्हें सर्च लाइट से बचना था। उधर चार्ली ने भी आखिरकार जेल से भागने का मन बना लिया, जिसके बाद वह पूरी रफ्तार से पाइपलाइन से होता हुआ उस लोहे के दरवाजे तक पहुंचा। पर अब वो अकेला उस दरवाजे को पार नहीं कर सकता था, जिसका मतलब था उसने अपनी आजादी का मौका अपने डर की वजह से गंवा दिया। वहीं दूसरी तरफ सर्च लाइट से बचते बचाते फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस जेल की दीवार तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कहीं आसपास कोई है तो नहीं और फिर वो चुपचाप दीवार को पार करके जेल से बाहर आ गए। अब वो तीनों कैदी एक रोड को पार करते हुए समुद्र के किनारे तक पहुंच गए थे। वो अच्छे से जानते थे कि किसको क्या करना है और तीनों शांति और तेजी से अपना काम कर रहे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी नाव के अंदर हवा भरनी शुरू कर दी, जिसे मुंह से भुलाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने के लिए उन तीनों ने यह कर दिखाया। और अब वह लोग एल्कट की सरहद से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने के लिए समुद्र में उतर गए। अगली सुबह जब गार्ड्स राउंड पर आए तो शुरुआत में तो उन्हें सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा, पर फिर उन्होंने देखा कि फ्रैंक अब तक सो रहा था। उन्होंने जैसे ही फ्रैंक के मुंह से चद्दर हटाई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आज उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी उन्होंने अभी कल्पना तक नहीं की थी। पूरी जेल में यह बात फैल गई कि कुछ कैदी भाग निकले हैं। फ्रैंक ने अपने सर की जगह पर नकली खोपड़ी जो रखी हुई थी, गार्ड्स ने तुरंत ही अलार्म बजा दिया और जल्द ही यह भी पता चला कि 2 और कैदी भी भाग चुके हैं। जल्द ही उन तीनों की खोज शुरू हो गई। उन्हें ढूंढने में नाव के साथ साथ हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस का कोई सुराग नहीं मिला। और अब कुछ पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद वो तीनों समुद्र में डूबकर मर गए होंगे, पर अंदर ही के अंदर वार्डन जानता था कि वह बच निकले हैं और दुनिया की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जेल एल्केट्रास को भी तोड़कर भागने में कोई कामयाब हो चुका है। पर वार्डन के सामने जेल की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी भी थी, जिसके चलते उसने दुनिया के सामने उन तीनों को मरा हुआ घोषित कर दिया। लेकिन सच बात तो यह थी कि वार्डन की इस बात पर किसी को भरोसा नहीं था। ये एक सच्ची कहानी है, जिसके बाद फ्रैंक जेल तोड़ने वाले जीनियस के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया।